7.6 लीटर, ये मैं डेलिबरेटली अब लीटर लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज़ के दो नाम हैं। मैं लीटर लिखूं या डेसीमीटर क्यूब लिखूं एक ही बात है। और इसी तरह जो सेंटीमीटर क्यूब लिखूं या ml लिखूं मिलीलीटर एक ही बात है। तो इस दफ़ा हम यही कर देते हैं ताकि आपको याद भी रहे। तो 7.6 लीटर ऑफ neon gas is present at 25 degree centigrade at constant temperature, at constant pressure. It is heated and expands to 19,100 milliliters. Calculate its final temperature in degree centigrade. तो अगर आप इस सवाल को और जो एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन हमने कल किया था उसे कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि दोनों सवाल बिल्कुल सेम है कि हमने आपको वॉल्यूम दिए हैं इनिशियल और फाइनल दोनों, और आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा है। लेकिन लास्ट टाइम जो फाइनल टेम्परेचर पूछा था तो वो आपने केल्विन में निकाला था, उसी में निकलता है। इस दफ़ा हमने खास तौर पर फरमाइश कर दी है कि योर फाइनल टेम्परेचर मस्ट बी इन डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल भी डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल भी मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए। ये ख़ास तौर पर इसलिए किया है कि कुछ बच्चे इससे ये गलतफहमी में समझते हैं, इसमें आज शिकार हो जाते हैं इसका कि चूंकि हमें फाइनल भी डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो टेम्परेचर यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसीलिए बता रहा हूँ, कुछ भी हो जाए आपने टेम्परेचर को केल्विन में ही चेंज करना है। तो फिर ये कैसे आएगा, आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहली बात, जो दूसरी बात इस सवाल में नहीं आ गई है, वो ये कि डेलिबरेटली मैंने डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर का लफ्ज़ यूज़ किया है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बताया जाता है, लेकिन अगर कभी एकदम से लीटर आ जाए तो बच्चा परेशान, ये क्या हो गया। तो जैसे मैंने आपसे कहा था लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक दूसरे के बराबर हैं, इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब और ml एक दूसरे के बराबर हैं। तो क्या किया था आपने, सेंटीमीटर क्यूब अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसी तरह 1000 ml हो तो वो 1 लीटर के बराबर होता है। इस तरह लीटर डेसीमीटर क्यूब बराबर सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर, ये अपने पास याद रखेंगे और अब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है 7.6 लीटर, जैसा कि लैंग्वेज है क्वेश्चन की। 7.6 liter of neon gas is present at 25 degrees centigrade. So the 25 degrees centigrade is my initial temperature. Then they say that at constant pressure, so Charles Loss condition satisfied, it is heated to expand to 19,100 ml. So this is volume 2, so final volume 19,100 milliliter or ml. Or then you are to calculate the final temperature. बाद में देखते रहेंगे यूनिट भी, फिलहाल तो ये है काम। तो इसमें सबसे पहले वॉल्यूम एडजस्टमेंट जरूरी है। 1 लीटर में है, कैमल में है, ऐसा तो नहीं चलेगा, या तो दोनों ml में हो जाए या दोनों लीटर में हो जाए। तो जैसा कि हमने पहले भी किया था कि ml को अगर लीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ सामने भी पता चल रहा, 19,100 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 19.1 लीटर। और अगर फर्ज कीजिए आप लीटर को ml में चेंज करते हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रिवर्स काम करते हैं। एक काम हो गया। अब वॉल्यूम से हमारी परेशानी खत्म हो गई। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। 273 ऐड किया, 298 केल्विन हो गया। जब T1 केल्विन में होगा तो जो T2 आप निकालेंगे वो भी केल्विन में ही निकलेगा, मगर आपको किस में चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आपने का कोई मसला नहीं,
आप केल्विन में ही जवाब निकालेंगे और जब जवाब निकल आएगा तो इस तरह अभी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं, केल्विन को वापस डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो 273 माइनस करते हैं, जो हम आखिर में करेंगे। तो अभी फिलहाल आप एज इट इज टेम्परेचर को केल्विन में ही निकालेंगे यूजिंग V1 over T1 is equals to V2 over T2 और ये काम लास्ट न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। तो अब T2 के लिए फॉर्मूला बनाइए और फौरन शुरू हो जाइए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप पहले ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है चीज़ें उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो T2 V1 के साथ आ जाएगा और V2 T1 के साथ आ जाएगा। और फिर अगर आप फॉर्मूला बनाते हैं तो ये बात सीधी सीधी हो गई कि T2 should be equals to V2 T1 divided by V1। V2 मेरे पास है 19.1 लीटर मल्टीप्लाई बाय T1 मेरे पास है 298 कैलोरी, V1 है 7.6 लीटर। तो अब आप कैलकुलेटर से जरा सॉल्व करेंगे कि 19.1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 298 से और डिवाइड कर रहा हूँ 7.6 से, तो मेरा जवाब आता है 748.92। दैट इज इन कैल्विन। जाहिर सी बात है जब आपने इनिशियल टेम्परेचर कैल्विन में लिया है तो द फाइनल टेम्परेचर मस्ट आल्सो बी इन कैल्विन। तो 748.92 हमारा आंसर आ गया। अब अगर फर्ज कर लें सवाल में सिर्फ लिखा होता कैलकुलेट इस फाइनल टेम्परेचर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था, खत्म हो गया सवाल। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि उन्होंने खास तौर पर कहा है कि नहीं, वी नीड टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, देन आप लिखेंगे T2 इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या करूंगा मैं, 748.92 में से 273 माइनस कर दूंगा। जब मुझे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना था तो 273 ऐड किया था, अभी उल्टा काम करना है तो 273 माइनस करेंगे एंड योर आंसर शुड बी 475.92 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया। तो ये एक छोटा सा हिस्सा आखिर में मजीद ऐड हो गया, वरना ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन था जैसा हमने लास्ट में किया है। तो ये हमारे सामने हो गई बात एक और न्यूमेरिकल चार्ज लॉ का। और यहाँ पर आकर अब एक आखिरी सवाल कर लेते हैं तो पूरी बात हो जाएगी, अंदाज हो सकते हैं वो सब कवर अप हो जाएंगे। तो वो है a sample of chlorine gas is present in 14.2 decimeter cube container at 33 degree centigrade at constant temperature at constant pressure it is cooled and contracted to 5,600 centimeter cube. Calculate the change in temperature. So this time आपको फिर सवाल तो वही है, ऐसी बात है,
लेकिन अब जो छोटी सी चेंज कर दी हमने वो ये कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू अबाउट द फाइनल टेम्परेचर वी सेड दैट यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये काम हम इससे पहले वॉइस में भी ऐसे ही कर चुके हैं। तो भाई इसका तरीका यही होगा कि आप पहले फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे और चेंज निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था फाइनल माइनस इनिशियल, आप माइनस करेंगे दोनों को एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द चेंज। तो लेट्स स्टार्ट, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। सैंपल ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट 14.2 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर का मतलब ये हुआ कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम हमारी गैस का है 14.2 डेसीमीटर क्यूब और हमारा इनिशियल टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल वॉल्यूम 5600 cm cube. And then you first calculate the final temperature and then you will calculate the change in temperature. डेल्टा टी कहते हैं इसको। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन फॉरन बना देंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 308 केल्विन हो गया। यूनिट नजर आ रहे हैं, वॉल्यूम के अलग अलग हैं जिनको सेम करना जरूरी है। मेरे ख्याल में आदत हो गई होगी। पिछली दफ़ा ml और लीटर थे, अब सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन तरीका वही है कि आप cm क्यूब को 1000 से डिवाइड करें और उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें। तो व्हेन आई डिवाइड 5600 with 1000 it becomes 5.6 decimeter cube. Now here we have using V1 over T1 is equals to V2 over T2। अब ये काम कर चुके हैं आप ज़्यादा दफ़ा, इसलिए मेरा ख्याल है कि T2 का फॉर्मूला बनाना अब शायद इशू भी नहीं है। तो अब V2 की वैल्यू है मेरे पास 5.6 डेसीमीटर क्यूब और T1 की वैल्यू है 308 केल्विन, जबकि मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम है 14.2 डेसीमीटर। सो हियर वी आर, 5.6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 308 से, जिसे हम डिवाइड करते हैं 14.2 से, तो फिर ये आंसर आ जाता है हमारे पास 121.46। सो आवर फाइनल टेम्परेचर इज 121.46। तो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये नज़र आएगी, योर फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन द इनिशियल। इनिशियल 308 था, अब 121.46 हो गया। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है कि इट इज कूल्ड। आपने अपनी गैस को ठंडा किया है। ठंडा करने का मतलब है उसका टेम्परेचर कम किया है, तभी तो वॉल्यूम भी कम हो गया 14.2 से 5.6 डेसीमीटर क्यूब। तो जब आप किसी चीज़ को कम करते हैं तो चेंज का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो चेंज का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये इसलिए आपको याद रहेगा कि अभी तो आपने T2 निकाला है, हमें निकालना है डेल्टा टी, और डेल्टा टी का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल है। चाहे फाइनल वैल्यू छोटी हो बड़ी हो, आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, डजंट मैटर। तो अब फाइनल वॉल्यूम है 121.46, इसमें से अगर मैं 308 माइनस करता हूँ तो जाहिर सी बात है आपको भी नज़र आ रहा है, जो भी जवाब आएगा इट शुड बी इन नेगेटिव। ये आएगा -186.5। सो ये है माइनस, must be on the second page, delta t minus 186.54 केल्विन। अगर किसी बच्चे ने, क्योंकि हमारे बच्चों में आदत है कि जरा माइनस के निशान से घबराते हैं, हाय माइनस में आ रहा है, जब पता नहीं कौन सा आजाब आ गया, तो वो क्या करते हैं कभी कभी कि वो हायर माइनस लोअर कर देते हैं कि बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें। आंसर तो वही आएगा 186.54, लेकिन प्लस में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो चीज़ जिस साइन के साथ आ रही है आपको उसी साइन के साथ लिखनी है। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अब माइनस से डरने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा के लिए याद रखेंगे, व्हेनेवर यू फाइंड द चेंज
द फॉर्मूला मस्ट बी द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और ये भी याद रखेंगे, अगर प्रोसेस में डिक्रीज हो रहा था तो लाजमन आंसर नेगेटिव में आएगा। द नेगेटिव शोज दैट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। और अगर ये चेंज पॉजिटिव में आती है, दिस सिंपली मींस कि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये मैंने किताब में एक ही सवाल था, लेकिन मैंने इस बिना पर कि क्या कुछ हमें आगे पढ़ना है और क्या कुछ आज तक 30 सालों के दौरान पेपर में आ चुका है, उसकी बेस पर ये 3-4 खुद से सवाल बनाए ताकि ये फॉर्मूले की हमें अच्छी सी आदत हो जाए। और तकरीबन हर पॉसिबल अंदाज को मैंने इसमें कंसीडर कर लिया। तो ये मेरे दोनों लॉस खत्म हो गए। और मैंने आपसे कहा था हमें 5 लॉस पढ़ने हैं, तो तीसरा लॉ पढ़ना है। तीसरे लॉ का नाम है एवोगैड्रोस लॉ। और मेरा ख्याल है क्योंकि मैट्रिक की फिजिक्स में ये था, तो नाम की हद तक तो आप इससे फेमिलियर ही होंगे कि एवोगैड्रो। अच्छा, अब इस एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम का किससे कंपैरिजन करना है? शुरू में ही मैंने आपसे कहा गैस का वॉल्यूम 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर, टेम्परेचर पर और अमाउंट ऑफ गैस पर। तो जब हमने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन सर्च किया बॉयल्स ने, तो उसने कहा ये जांचने के लिए कि प्रेशर कैसे वॉल्यूम पर अफेक्ट होता है, ज़रूरी है कि आप बाकी चीज़ें फिक्स कर दें ताकि वो गड़बड़ ना करें, पता ही चले प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। तो बॉयल्स लॉ में हमने अमाउंट भी फिक्स किया था और टेम्परेचर भी फिक्स किया था। जब हमने स्टेटमेंट लिखी थी तो कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume of the given mass of gas. When I say given mass of gas, it means I'm fixing the amount as well. फिर जब हम चार्ल्स लॉ पर आए तो उसने कहा ओके, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सो आई गोना फिक्स द प्रेशर एज वेल एज द अमाउंट ऑफ गैस। यही किया गया। तो अब तीसरे नंबर वाले को किस चीज की परवाह है? अब उसे देखना है व्हाट अबाउट द अमाउंट। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ गैस और उसके अमाउंट के दरमियान रिलेशन देखना चाहते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस वी शुड कीप द प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। So Avogadro law is basically the relation between volume and amount of gas, keeping the pressure and temperature constant. इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि अमाउंट जो है जनरल टर्म है, हम उस अमाउंट को किस चीज में नोट करेंगे? क्या ये ग्राम में नोट की जाएगी या किसी और चीज में? तो आपको याद भी आ जाएगा कम से कम नाम। फिर मैं वही बात कहूंगा कि मैं ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आपको सारी चीजें आए, नाम तो याद आ जाएगा ना। और वो है लफ्ज मोल। केमिस्ट्री वाले जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं तो वो एक यूनिट यूज करते हैं, मोल। मास इन ग्राम की जगह मोल, ये केमिस्ट्री वालों का है। क्या है? हमें तो नाम तो याद आ रहा है, कुछ कुछ मोल पढ़ा था, लेकिन क्या है तो हमें नहीं याद आ रहा। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं यहाँ एवोगैड्रोस लॉ पढ़ाना शुरू कर दूँ और उसमें वॉल्यूम और मोल का रिलेशन बढ़ा दूँ, जबकि हमें पता ही नहीं मोल क्या है, तो थोड़ी सी ज्यादती है। अच्छा, मोल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर 2 में भी है, बल्कि सारे 8 के 8 चैप्टर्स में इसका काम आएगा। 1 और 2 में ज़रा ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब में भी इसका काम है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और न्यूमेरिकल में खासतौर पर इसके बगैर हमें कदम नहीं चल सकते। इसलिए हम सबसे पहले आपको मोल के बारे में बताएंगे और मोल के बारे में बताने के बाद एवोगैड्रोस लॉ शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो ये ना समझिए कि ये कोई बेसिक चीज़ बताकर पता नहीं क्या हो रहा है। ये हमारा टॉपिक है, मतलब सिर्फ ये भी टॉपिक है हमारा मोल, वो फर्स्ट चैप्टर में है। कहने का मतलब ये, और यहाँ हम चूंकि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े बगैर यहाँ पहुंचे, इसलिए हम यहाँ बता देंगे। तो जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है ना? तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता इससे। तो आइए ये समझने के लिए कि मोल क्या है। अब मसला ये है कि एक चेन बन गई है। अब मोल समझने के लिए हमें कुछ और छोटी छोटी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, तब मोल समझ में आएगा। इसलिए हम कहानी को ज़ीरो से शुरू करते हैं। अच्छा भाई, अब शुरू से क्या शुरू करेंगे? अब आइए, हमने एक दफ़ा आपसे कहा था बिल्कुल बिगिनिंग में, अभी देखिए 4 सौ यहाँ ख़त्म, इसकी बातें ख़त्म, अब एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर हम मोल तक पहुँचेंगे और एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे। तो लॉ फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा इफ़ यू नो एवरीथिंग अबाउट मोल। तो
हमने आपसे सिलेबस के बिल्कुल शुरू में कहा कि द केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर, और आपसे ये भी कहा कि मैटर की स्टडीज जब आप करते हैं तो दो एस्पेक्ट हैं, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और मैंने इसमें ख़ास तौर पर कहा भी था, फिजिकल का ताल्लुक उनकी शक्ल सूरत से, अपीयरेंस से है, और केमिकल का ताल्लुक उनके कैरेक्टर से, उनके एक्शन से है, उनके अमल। एक का शक्ल है और एक अमल है। सीधे सीधी अगर उर्दू में बात कर लें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है शक्ल कैसी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है अमल कैसा है। एक है कि सूरत कैसी है और एक है कि काम कैसे है ना। आपके लिए और मेरे लिए भी तो यही लफ्ज़ होगा ना, शक्ल से तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, करतूत देखो। तो अब हम जो काम करते हैं अच्छे बुरे जैसे भी हैं, वो हमें हमारी शक्लों से नहीं पता चलता है, ठीक है ना, वो तो हम देखेंगे अपने एक्शन से फिर पता चलेगा। तो इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज काम क्या करते हैं मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज शक्ल कैसी। तो अब शक्ल कैसी है की बुनियाद पर तो आप पढ़ रहे हैं ना, तीन तरह की शक्लें हो सकती हैं हमारे मैटर की, तीन फिजिकल स्टेट जो हमने शुरू कर दी है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है ना, ये वाला मामला तो चल ही रहा है। उस वक्त मैंने आपसे कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इन केमिकल्स के काम क्या है, ये इनके रिएक्शन है बुनियादी तौर पे, जो हमने अगले साल पढ़ने हैं। हाँ, ऐसे टॉपिक और तफसील से तो अगले साल पढ़ने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस साल हमने सिर्फ इनकी शक्लें ही देखनी है, इनके काम नहीं देखने। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का कुछ हिस्सा या कुछ बातें इस साल भी होनी है, इक्वेशंस कुछ इस साल भी आनी है। तो अब हम इस वक्त उस पर फंस गए हैं। अभी जो काम हमें करना है, टू अंडरस्टैंड मोल, we have to touch a bit of this chemical properties part. तो on the basis of chemical properties, केमिकली कोई भी चीज कैसे बिहेव करती है अमल के लिहाज से, हम अपनी चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है एलिमेंट और एक कहलाता है कंपाउंड। एक कहलाता है एलिमेंट, एक कहलाता है कंपाउंड। शक्ल के एतबार से पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। अमल के एतबार से दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो या तो एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं ये बातें, जो हमने थोड़ी बहुत अभी बातें की हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाइज, इसमें ये यूज हुए हैं। केमिस्ट्री इसके बगैर नहीं चल सकती है, लेकिन अब अच्छा है कि हम इन्हें फॉर्मल तरीके से याद दिलाएं, समझाएं, इनकी कुछ ऐसी बातें हाईलाइट करें जिसे हमने बहुत यूज करना है। क्योंकि भाई सीधी सी बात यह है कि मैं ये समझ बैठूं कि हम में से हर एक को एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पता है और मैं इसे पूरे सिलेबस के हर टॉपिक में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप खुद सोचिए अगर किसी को ये कच्चा पक्का है, नहीं याद है, भूल गए हैं, तो फिर वो तो गया, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छा है, ज़्यादा देर तो नहीं लगती ना, थोड़ी सी देर लगती है, ज़रा ये समझा देते हैं दोबारा। तो अब हम एलिमेंट समझाना चाहेंगे, हम कंपाउंड समझाना चाहेंगे, दोनों को डिफाइन करते हैं और फिर दोनों से रेलिवेंट मैंने देखा ना वो ज़रूरी बातें करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे प्रेजेंट टॉपिक से है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे व्हाट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट का लफ्ज ही हमें, अगर थोड़ी अंग्रेजी बेहतर है तो हम वैसे ही आइडिया लगा लेंगे। लफ्ज एलिमेंट इंग्लिश में बेसिक चीज को कहते हैं। अगर आपको याद हो तो क्लास 3 या 4 में जब आप साइंस पढ़ते थे तो उस किताब के नाम अमूमन होता था एलिमेंट्री साइंस, यानी बेसिक साइंस, जहाँ से साइंस शुरू हो रही है। बेसिक का मतलब होता है स्टार्टिंग, वो चीज़ें जो सबसे पहले पढ़ाई जाए, जिनके ऊपर बाकी सब बातें बेस करती हैं। बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले बेस बनाते हैं, उस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता एक बिल्डिंग बनाना शुरू करें और कहें यार छोड़ो बेस बेस छोड़ो, पहले थर्ड फ्लोर बना दो, मेरे ससुराल वालों ने शिफ्ट होना है। अबे थर्ड फ्लोर हवा में कैसे बना दें भाई, पहले बेस बनेगी, फर्स्ट फ्लोर बनेगी, सेकंड फ्लोर, तब थर्ड फ्लोर बनेगी, ये क्या बात होती है आपने। तो इसी तरह हर चीज में सबसे पहले वो बातें बताई जाती हैं जिनसे वो स्टार्ट होती है, जिनसे वो बिगिन होती है, उसकी बिगिनिंग की बातें, उन्हीं के ऊपर बाकी सारी बातें बेस करती हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं,
लैंग्वेज कोई भी पढ़ाएं, अब हमारे यहाँ जरा लैंग्वेज ज़्यादातर इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है ना, तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या पढ़ाए जाएंगे? अल्फ़ाबेट्स। इवन जब उर्दू पढ़ाई गई थी तो अल्फ़ाबेट्स, इवन जब सिंधी जिसने पढ़ी होगी तो अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहला काम ये होता है ना कि इनके अल्फ़ाबेट्स सीखिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो भी अब आप इसको फोनिक्स के अंदाज से आजकल आबा गाडा सीख रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल पहले अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं, बेसिक कैरेक्टर हैं जिनसे वो लैंग्वेज शुरू होती है। अल्फाबेट से पहले तो कुछ नहीं हुआ, ये तो नहीं बताने वाले ए कैसे बनता है, नहीं, ए बी सी एच 26 लेटर्स, दे आर द बेसिक कैरेक्टर्स। उसके बाद आप सोचें क्या होता है, यही 26 कैरेक्टर्स यानी अल्फाबेट दो के कॉम्बिनेशन में 3 4 6 8 10 12 जितने भी अल्फाबेट्स मिलकर कॉम्बिनेशन बनाते हैं उससे वर्ड्स बनते हैं। सारी लैंग्वेज उसी से है ना। डिक्शनरी उठा लें वेबस्टर की तो कहते हैं उसमें 1 मिलियन वर्ड्स है, सारी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसमें। कहीं से भी किसी भी पेज को खोल कर देख लें, उसमें जो भी वर्ड होगा चाहे उसका मतलब आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन ये तय है कि वो वर्ड 26 अल्फ़ाबेट्स में से कुछ अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका मतलब है ये 26 कैरेक्टर जो लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के, ये उसकी सारे वर्ड्स बनाते हैं, तो ये उसके बेसिक कैरेक्टर या एलिमेंट हो गए। उर्दू में 36 अल्फ़ाबेट्स हैं, अलिफ बे पे ते जो करते हैं ना, ये उर्दू लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं। सारी उर्दू के जितने भी अल्फाज हैं वो इन्हीं अल्फ़ाबेट से मिलकर बने। तो इसका मतलब हुआ एलिमेंट वो बेसिक कैरेक्टर है जिससे ज़्यादा बेसिक चीज़ तो नहीं हो सकती, वो खुद सबसे बेसिक है, स्टार्टिंग है, और उसकी मदद से बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। तो अब एलिमेंट के बारे में हमने कहा कि जो हमारी दुनिया में इतने सारे टाइप के मैटर हैं काम के लिहाज से, अब शक्ल के लिहाज से बात नहीं हो रही, अब काम के लिहाज से बात हो रही है। काम के लिहाज से हमने हिसाब लगाया कि 2 4 6 8 10 12 नहीं, बल्कि करोड़ों तरह के सब्सटेंस दुनिया में मौजूद हैं। तो इन करोड़ों तरह के सब्सटेंसेस में ये हमने पता लगाया कि कुछ चीज़ें बेसिक या एलिमेंट्री नौइयत की हैं जिनसे मिलकर बाकी सारी चीज़ें बनी हैं। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें अलग अलग हैं, बल्कि नोटिस किया और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी इसके लिए कि जिस तरह इंग्लिश के सारे 1 मिलियन के करीब वर्ड्स 26 अल्फ़ाबेट से मिलके बने हैं, ऐसे हमारी दुनिया में जितनी करोड़ों तरह की चीज़ें हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनको बनाने में 92 तरह के सिंपल और बेसिक मैटर ने हिस्सा लिया है। यानी हमारी दुनिया की सारी चीज़ों को बनाने में 92 बेसिक एलिमेंट्स या मैटर का हिस्सा है। ये 92 हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, समझ लीजिए। ये 92 सब्सटेंस मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में मिलते हैं और इन्होंने ये करोड़ों तरह के सब्सटेंसेस बना दिए हैं। तो वो बेसिक मैटर जिससे मिलकर दुनिया की सारी चीज़ें बनी हैं और जो खुद अपने से ज़्यादा सिंपल चीज़ में डिकम्पोज नहीं हो सकता, वो सबसे सिंपल चीज़ है, उसे कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट को डिफाइन किया गया सिंपलेस्ट form of matter which cannot be decomposed to more simpler substance by any chemical or physical properties, physical methods. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यहाँ भी बात पूरी हो जाती थी। मैटर की सबसे सिंपल फॉर्म जिससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकती। अब जिससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकती का मतलब क्या है, जिसे आप किसी भी तरीके से डीकम्पोज करके उसके टुकड़े नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर गोल्ड एलिमेंट है, तो ये नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि गोल्ड पर हथौड़े बरसाएंगे तो कोई गोल्ड टूट जाएगा और कोई नई चीज़ बन जाएगी, उन दोनों को मिलाएंगे फिर गोल्ड बन जाएगा। नो नो नो, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, तोड़ते जाइए टुकड़े होते जाएंगे, वो गोल्ड ही रहेंगे। गर्म कर दें मेल्ट हो जाएगा, गोल्ड ही रहेगा। लेकिन अगर फर्ज कर लें आपके पास घर में चीनी है
शुगर, आप उसे हीट करें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो वाइट कलर की जो चीनी है वो ब्लैक हो जाएगी, और जिस जगह आपने उसे गर्म किया है उसकी वॉल पर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो चीनी कार्बन जो ब्लैक कलर का होता है उसके और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए कि चीनी एलिमेंट नहीं है, चीनी एलिमेंट्स की मदद से बना हुआ है, तो वो एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड उन चीज़ों को कहते हैं जो एलिमेंट्स सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जो खुद सबसे सिंपल है वो है एलिमेंट। द एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, आप इसे और डिकम्पोज नहीं कर सकते टू एनी सिंपल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल फिजिकल मेथड से। फिर जैसे मैंने आपसे कहा, ये बड़ी मुश्किलों से पता चले हमें, हमने हर चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उन्हें डिकम्पोज करने की कोशिश की, फिर एवरी एफर्ट, जो डिकम्पोज हो गए इसका मतलब वो एलिमेंट नहीं है, जो नहीं हुए इसका मतलब वो एलिमेंट है। तो हमने आज पता लगा लिया कि देयर आर 92 एलिमेंट्स, ये 92 नेचुरल एलिमेंट्स जो नेचुरली दुनिया में मिलते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आफ्टर नोइंग दैट देयर आर 92 नेचुरल एलिमेंट्स, हमने कुछ एलिमेंट्स आर्टिफिशियली भी बना लिए हैं, एंड देयर आर 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट। ये जो हमने लैब में खुद बनाए हैं ये दुनिया में कहीं नहीं होते। इस तरह हम टोटल तादाद 118 बताते हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है इनका तस्करा हमने भी कर दिया और अक्सर कर दिया जाता है, लेकिन फोकस हमारा 92 नेचुरल एलिमेंट्स पर ही होता है। When we want to study the natural element and natural substances, we always focus on these 92 elements। ठीक है, तो इसका मतलब है केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ स्टडिंग दीज 92 एलिमेंट्स। ऐसे कहते हैं क्योंकि दुनिया में जितना भी मैटर है वो सारा इन्हीं से मिलके बना है। तो अब हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो प्योर एलिमेंट होगी, कहीं से कार्बन निकल आया वो एलिमेंट है, कहीं से गोल्ड निकल आया वो एलिमेंट है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन होगी, यानी इनके मिलने से बनी हुई चीज़ें होंगी जिन्हें आप कंपाउंड कहते हैं, या एक और नाम है मिक्सचर, वो बाद में बताते हैं। तो फिलहाल देयर आर 92 एलिमेंट्स, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन को हमने मॉडर्न बनाया थोड़ा, ये सिंपल डेफिनेशन भी है और पुरानी भी है, इसको थोड़ा मॉडर्न बनाया। मॉडर्न ऐसे बनाया कि अब एक और बात हमें पता है, पीछे भी तस्करा कर चुके हैं, all type of substances or matter made up of tiny particles called atom। यही एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो अब ये जो एटम है ये हर एक में मौजूद है, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, सब एटम से मिलकर बने। एलिमेंट्स की खूबी क्या है, अगर हम उनको इन टर्म्स ऑफ एटम समझाएं कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, तो दे मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम। अब ये सिमिलर टाइप का क्या मतलब है, तो फिर कुछ कुछ बातें हमें याद दिलानी पड़ेंगी मुझे। एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगेन ये नाम सुने हुए हैं। तो एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं, प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। और प्रोटॉन्स की तादाद के लिए लफ्ज है एटॉमिक नंबर। तो ये दूसरी डेफिनेशन ये कहलाती है कि एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स with same atomic number, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये डेफिनेशन ज्यादा आसान है, ज्यादा बेहतर है, लेकिन ईमानदारी से दोनों डेफिनेशन देखकर सोचिए आपको किससे उलझन हो रही है, सेकंड वाले से। क्यों हो रही है? उसको नहीं हो रही जिसे एटम, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद, ये लफ्ज बहुत ही फेमिलियर है और उसकी नॉलेज इसके बारे में थोड़ी बेहतर है, उसे मैट्रिक भी याद है थोड़ी सी, यही तो मैट्रिक में भी था। तो वो तो फिर भी हाँ ओके हाँ यार सर यही वाली डेफिनेशन हमें भी याद आ रही, लेकिन जिसके लिए ये लफ्ज थोड़े से
अनकॉमन से हैं वो उलझन महसूस करेगा, तभी तो बाद में बताते हैं। यानी पहली डेफिनेशन हम किसी भी बिगिनर को भी बता सकते हैं, इसने अभी भी साइंस पढ़नी शुरू की है उसके लिए है कि भाई मैं वो सिंपल चीज जिसको और सिंपल नहीं बना सकते वो एलिमेंट है, तो आम सी लैंग्वेज यूज हो रही है ना, साइंस की तो नहीं यूज हो रही। लेकिन दूसरी डेफिनेशन पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपके पास पहले से साइंस का थोड़ा सा नॉलेज हो, आप एटम से, प्रोटॉनों से, एटॉमिक नंबर से, इन टर्म से थोड़े थोड़े वाकिफ हों, तब ये डेफिनेशन मजा देती है। तो अब अगर अभी है और हमें दे गया है मजा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, तो मैं वैसे भी रिवीजन करा रहा हूँ, और ये तो वो चीज़ है जिसे हमने आगे बहुत ज़्यादा तफसील से पढ़ना है। तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन हुई और ये बता दिया कि ये 92 होते हैं। मैंने ये डेफिनेशन सिर्फ इसलिए पढ़ाई है, ये बिल 1% या 0.1% भी इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इम्तिहान में आपसे ये पूछ रहा है और आप बैठे हैं हिल के इसके रट्टे लगाए। नो, वो टाइम गुजर गया, वो 9th में था। अब ये इसलिए याद दिलाइए कि आपके जहन में हो, क्योंकि मैं बार बार ऑलरेडी भी यूज कर चुका हूँ और आगे भी बार बार ये लफ्ज यूज करूंगा, आपको समझ ही ना आएगी इस लफ्ज का मतलब क्या है, तो फिर क्या समझाऊंगा। ठीक है ना। तो अब इससे आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अब ये बात एलिमेंट की डेफिनेशन तक आई है, इससे आगे क्या है इस पर हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह कल। 50 लॉ तक हम आपको बता चुके हैं कि आपका कल टेस्ट है इंशाल्लाह एमसीक्यूज बेस्ड। अब फिर मुलाकात होती है आपसे कल। थैंक यू वेरी मच।